हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन के बाद आपके सामने आया हूं व्हाइट बोर्ड पे वीडियो के साथ और सबसे बेस्ट पार्ट लेकर आया हूं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए या क्लास 8 क्लास 9 10th 11 12 या फिर जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। सेल आपने चैप्टर पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होता है? वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो न्यूक्लियस को मैंने देखा है अपनी भी जर्नी में, जब मैं पढ़ रहा था या मैं जब पढ़ा रहा हूं तब भी मैं देख रहा हूं बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके अंदर होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। रीजन क्या है कि न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे ज्यादा टफ चीज भी है अगर हम समझाएं तो। बट आज मैं आपको जिस तरीके से समझाने जा रहा हूं, बस आप मुझे जितना वक्त मैं मांग रहा हूं उतना वक्त आप मुझे दे दीजिए। यहां से गारंटी आपको देता हूं कि आपको पूरी जिंदगी आपकी जर्नी में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस। तो आइए अपनी जर्नी को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आपको बस धीरे धीरे समझने जाना है, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उस बातों को कैच करना है, जो जो चीजें। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज तो ये समझिए आप कि व्हाट इज द सेल। तो मैं हल्का सा आपके सामने बनाता हूं सेल होता क्या है, और जो चीजें आपको बताऊं उतना इंपॉर्टेंट कर लेना। देखो, आपसे कहा जा रहा है कि सेल क्या होता है, तो मैं कहूंगा सेल एक स्ट्रक्चर होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, यूनिट, ये सारी चीजें आपने पढ़े होगी। चलिए मैं आपको सिंपल सी चीज समझाता हूं। आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं या आप जिस क्लास के अंदर पढ़ते हैं, क्या उस क्लास की पूरी एक बाउंड्री होती है? हाँ, एक पूरी बाउंड्री होती है, तभी उसको क्लास माना जाएगा, हवा में थोड़ी। तो यानी एक सेल की बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर उस जो क्लास आपका बना हुआ है उस क्लास के अंदर स्पेस होना चाहिए जहां आप लोग बैठ के पढ़ते हैं। तो ये जो खाली खाली स्पेस होता है इसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और ये कैसा होता है? जो वर्क एरिया होता है, यानी जो साइटोप्लाज्म होता है, ये पूरा जो हमारा एरिया है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जहां पर आप क्या करते हो? काम करते हो। फिर आपकी क्लास के अंदर आपके टीचर होते हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, आपकी सारी एक्टिविटी को मोनेटाइज करते हैं, ठीक है ना, मॉनिटर करते हैं। तो यहां पर भी कोई ऐसी चीज होती है, इसको बहुत सारे लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और हम बोले इसको न्यूक्लियस बोलो तब भी सही है, बट हम मोर एक्यूरेट क्या बोलेंगे? डीएनए। कोई बता सकता है क्यों? उसका रीजन ये है, हमने पहले ही डिस्कस किया है, न्यूक्लियस हर सेल के अंदर नहीं होता है। प्रोकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए सबके अंदर होता है। तो ये कंट्रोलर हो गया। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो पूरा एरिया होता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, चलिए। तो ये आप देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहली चीज, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, इंफॉर्मेशन के लिए। दूसरा, ये जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोलर होता है, अभी बताया मैंने आपको। रेगुलेटर होता है। इसको प्रूफ किसने किया था? हैमरलिंग, जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है बट कई जगह आ जाता है आपके टेस्ट वगैरह में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऑन यानी ये नहीं आता है, ये तो होता ही है, कंट्रोलर होता है, बट हैमरलिंग नहीं आता है, ठीक है ना। तो मैं इसको हल्का सा कट लगा देता हूं इसके ऊपर ताकि आपको पता रहे। अगला, हैमरलिंग ने किसके ऊपर स्टडी किया था? एसिटाबुलेरिया। अगर आपने कभी पढ़ा हो क्लास 7th 8th के अंदर, तो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर अलगा, तो लार्जेस्ट जो अलगा होता है एक सेल वाला, वो क्या होता है? एसिटाबुलेरिया होता है। ये सारी, तो ये मैंने आपको बताया क्या क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस तो होता है, बस न्यूक्लियस के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, यानी न्यूक्लियस किससे किसके मिलकर बना है, ठीक है ना, वो कंपोनेंट। तो मैं बात करता हूं कि भाई न्यूक्लियस का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो हम कहेंगे भाई चार चीज होती है। पहला, किसी भी न्यूक्लियस को बनाने के लिए उसका इन्वेलप होता है, मेम्ब्रेन वगैरह, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर इन्वेलप पहली चीज हो जाती है। दूसरी चीज होती है न्यूक्लियोप्लाज्म, डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। तीसरी चीज होती है क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन नेट। और लास्ट चीज होती है न्यूक्लियोलस। चलो, तो यानी इसके अंदर चार चीजें पाई जाएंगी। पहला आपको स्टडी करना है न्यूक्लियर इन्वेलप का, दूसरा स्टडी करना है आपको न्यूक्लियोप्लाज्म का, तीसरा स्टडी करना है आपको क्रोमैटिन नेट का, चौथी स्टडी आपको करना है न्यूक्लियोलस का। ये चार पार्ट हैं। इस चार पार्ट को हम सेपरेट स्टडी करेंगे ताकि आपको 100% सारी चीजें आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखो, मैं सबसे पहले चीज जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूक्लियर इन्वेलप। ये मैंने आपका न्यूक्लियस अभी बनाया, वन बाय वन स्टडी करेंगे, है ना। एक एक चीज को मैं चाहता हूं कि एक साथ आपको चीजें ना बताऊं, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊं ताकि कैच करना इजीली रहे। तो ये मैंने आपको बताया। तो न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है? तो न्यूक्लियस देखो बेटा क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। आपकी पूरी सेल बायोलॉजी के अंदर आप तीन चीज पढ़ोगे, मैं बता रहा हूं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ये न्यूक्लियस, जिसके अंदर कितनी मेम्ब्रेन होती है? दो मेम्ब्रेन होती है। पहला, चलो देखते हैं। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको हमने बोला आउटर मेम्ब्रेन।
सिंपल। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन हमने उसको क्या बोला, इनर मेम्ब्रेन। उनके बीच में कुछ स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये वाला स्पेस आपको दिख रहा है, इसको मैंने बोला पीएनएस। ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम नहीं है बल्कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी इन दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे मैंने बोला पीएनएस, यानी पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है। ठीक, इन तीनों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर इनवेलप। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर इनवेलप। कोई दिक्कत? चलो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उनके बीच में स्पेस है, उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला गया। इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। आइए समझते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। अभी और भी स्टडी है, पूरा फिगर अभी मत बनाइएगा, फिगर में कुछ मॉडिफिकेशन आएगा। पहला देखो, प्लाज्म का मतलब क्या होता है, लिक्विड। प्लाज्म का मतलब क्या होता है, लिक्विड। जो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोला गया, जो सेल का लिक्विड है उसे क्या बोला गया, साइटोप्लाज्म। आप एक चीज खुद सोचो, अगर ये मेम्ब्रेन ना होती तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या दोनों मिल जाते? हाँ, मिल जाते। लेकिन न्यूक्लियर इनवेलप क्या कर रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग कर रहा है, साइटोप्लाज्म को अलग कर रहा है। क्या ये मैं ये बोल सकता हूं कि जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो बैरियर है, बैरियर है किसके, बिटवीन न्यूक्लियो एंड साइटोप्लाज्म, इन दोनों के बीच में बैरियर है। देखो, वन बाय वन स्टडी करना है आपको, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, वन बाय वन, छोटी छोटी चीजें कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर है, साइटोप्लाज्म बाहर है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये आपका पूरा का पूरा जो मेम्ब्रेन वाला सिस्टम है जिसे हमने न्यूक्लियर इनवेलप बोला, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये बैरियर है इन दोनों के बीच का। पहली चीज हो गई आपका। चलो देखते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पर क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये मैं आपको धागे जैसे कोई चीज बता रहा हूं, ये इसे बोला जाता है क्रोमैटिन नेट। क्रोमैटिन नेट। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा आप अपने अंदर देखोगे कि आपके ब्लड के अंदर पूरा न्यूक्लियस छा गया होगा, वैसे हालांकि सेल के अंदर तो है ही। चलो, तो ये क्रोमैटिन नेट होता कुछ नहीं है बट है क्या, डीएनए। क्या होता है बेटा, डीएनए होता है ना। चलो इसके बारे में देखते हैं। एक बात मैं आपको हल्का सा बताता हूं, साइड के अंदर बताता हूं ताकि आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए कि क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है। पहले देखो, होता क्या भाई, हर न्यूक्लियस को या हमारी बॉडी के अंदर आपको प्रोटीन बनाना होता है। तो क्या होता है ना, मैं खाली बताऊंगा आपको। देखो, ये डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है बेटा, आरएनए बनता है, आरएनए से क्या होता है, आपका प्रोटीन बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होता है राइबोसोम। आपको क्या चाहिए होता है, राइबोसोम चाहिए होता है। और राइबोसोम कहां पाया जाता है, यहां कहीं, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर आपका राइबोसोम पाया जाता है। और हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं तो एटीएस। वन बाय वन स्टडी करते हैं, समझते हैं, फिर आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी क्या क्या होता है। चलो बेटा देखो, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, ठीक है ना। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए से राइबोसोम जुड़ता है, यानी राइबोसोम से आपका आरएनए जुड़ता है। तो राइबोसोम है कहां, बाहर है। यानी मैं ये कह रहा हूं, इस डीएनए से क्या बनेगा बेटा, इस डीएनए से क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, इस डीएनए से आपका बनेगा आरएनए। इस डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। इस आरएनए को कहां जाना है, बाहर। भाई अंदर तो है नहीं, इस आरएनए को कहां जाना है, बाहर जाना है, ठीक है। अब बाहर कैसे जाएगा, दो मेम्ब्रेन है इसलिए बताया जाता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था फिगर मत बनाइएगा। यानी हम क्या कहते हैं कि ये सेल कई जगह, अलग अलग जगह ऐसे देखो आपस में क्या करती है, फ्यूज हो जाती है। यहां पर फ्यूज हो गई है ना। मैं ऐसे कई सारे बना देता हूं आपको। यहां पर सेल दोनों आपस में क्या हो गई हैं, फ्यूज हो गई हैं। एक यहां बना देता हूं, ये आपस में क्या हो गई हैं, फ्यूज हो गई हैं सेल। यहां एक बना देता हूं तो ये सेल आपस में फ्यूज हो गई हैं। तो यानी आपके आने जाने का मौका, अब ये आरएनए यहां से जा सकता है। चलो, इतनी बात सबने बता दी और आपको भी समझ में आ गया कि आरएनए यहां से बाहर चला जाएगा। बट जैसे ही मैंने ये चीज स्कूल में पढ़ाई, बच्चों का एक सवाल आया, सर अगर आरएनए यहां से बाहर जाएगा तो ये जो न्यूक्लियस का लिक्विड है ये भी तो बाहर जाएगा, ये जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड है ये भी तो अंदर आ सकता है। बिल्कुल, ये लॉजिकल सवाल है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम सही सोच रहे हैं कि अगर यहां पर आपने कहा सर ये दोनों मेम्ब्रेन जो आपस में फ्यूज हो गई है, यहां पर स्पेस बन गया है। मैंने कहा बेटा स्पेस बन गया है तो आरएनए बाहर आराम से चला जाएगा। तो हमने अच्छाई तो देख ली कि आरएनए मेरा बाहर चला गया, लेकिन सर साथ में तो साइटोप्लाज्म भी अंदर बाहर आ जा सकता है, न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर बाहर आ जा सकता है। तो आप बताओ, न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर मिल जाएगा तो ये अलग है, ये अलग है सेल की, यानी सब चीजें मिल गई। यानी आपके शरबत के अंदर क्या मिल गया है, कोई दूसरी चीज मिल गई है, नींबू पानी मिल गया है ना, तो अलग। तो यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म मिल चुका है, टेस्ट बदल चुका होगा, केमिकल कंपोनेंट बदल चुका होगा। तो यार सेल तो यार कितनी मस्त चीज है। तो यानी होता क्या है यहां पर कि ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पर एक प्रोटीन पाई जाती है। यहां क्या पाई जाती है, एक प्रोटीन। तो यानी एक प्रोटीन से ढका होता है, एक प्रोटीन से ये ढका होता है,
एक प्रोटीन से ये ढका होता है ताकि आपकी कोई भी चीज बाहर ना जाने पाए। और इस प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है, नाम में ही है, अलग आपके सिलेबस में नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्मिन, और इसे बोला गया है आपका न्यूक्लियर पोर। क्या बोला गया है, न्यूक्लियर पोर। बात समझ में आई? तो आपको कहानी समझ में आ गई है कि ये खाली स्पेस नहीं होता है, बल्कि एक प्रोटीन से पूरा का पूरा क्या होता है बेटा, भरा होता है। एक प्रोटीन से पूरा का पूरा ये भरा होता है। यानी इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर देता हूं, हालांकि फिगर पे मत जाइएगा, फिगर वैसे भी मेरा बहुत अच्छा नहीं है। देखो, तो मैं कह रहा हूं एक प्रोटीन से ये भरा होता है पूरा का पूरा, तो इस सब लोग अंदर बाहर नहीं आ जा सकते हैं। और कौन सी प्रोटीन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, और इसको क्या नाम दिया हमने, न्यूक्लियर का पोर। अब यहां से मटेरियल अंदर बाहर आएगा जाएगा। अब यहां तक कहानी समझ में आ चुकी होगी कि ये साइटोप्लाज्म नहीं आएगा जाएगा, जिसको ये लोग चाहेंगे वही लोग आएंगे। तो यानी अब क्या होगा, ये आरएनए यहां से बाहर आएगा, ये आरएनए यहां से बाहर आएगा। इसे क्या बोला जाएगा, राइबोसोम से अटैच होगा। ठीक है, राइबोसोम से अटैच होने के बाद क्या बनेगा बेटा, प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, राइबोसोम से अटैच। और ये प्रोटीन कहां जाएगा, फिर अंदर जाएगा। ये प्रोटीन कहां जाएगा, अंदर जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो एक बार देखते हैं हम लोग, फिर से एक बार आपको पूरा पढ़ा देता हूं। और हल्की सी एक चीज यहां पर, अब इसको मैं आपको मिटा सकता हूं, है ना, ये मैं आपको मिटा दे रहा हूं पूरा का पूरा। ठीक, चलो एक चीज यहां पर और है कि ये जो सेल यहां की है, यहां से आप जब पढ़ोगे, यहां से जो सेल है ये हल्का हल्का ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और इसे बोला जाता है RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, यहां पर कुछ आपके पाए जाते हैं राइबोसोम, यहां पर आपका क्या पाया जाता है, छोटे छोटे ये राइबोसोम। और राइबोसोम पाया गया है दानेदार, इसीलिए इसको बोला गया है रफ। तो मैं इसको बना देता हूं, ये क्या है, राइबोसोम। ये आपका राइबोसोम है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है ना। अब एक चीज का बहुत ध्यान देना, एक बार मैं आपसे पूरी चीजें फिर से बताता हूं कि क्या क्या हुआ है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखते हैं, मैंने कहा न्यूक्लियर इनवेलप क्या होता है। अब पूरा न्यूक्लियस आपका बन चुका है, एक बार फिर से समझते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन, और इसके बीच का स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिसे हमने बोला न्यूक्लियर इनवेलप। जो बैरियर है किससे किसके बीच में, अंदर वाले लिक्विड के बीच में, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोला गया, बाहर वाले लिक्विड के बीच में, जिसे साइटोप्लाज्म बोला गया। पहली चीज, बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, वो बाहर की मेम्ब्रेन कुछ क्या होती है, जुड़ी होती है किससे, मॉडिफिकेशन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये वाला, कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है किससे अटैच होती है, रफ। रफ क्यों बोला गया, यहां पर राइबोसोम है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैंने कहा कि अंदर के मटेरियल जो भी हैं उनको बाहर भेजना है, कैसे भेजेंगे। मैंने कहा एक न्यूक्लियर पोर होता है, पोर। तो अगर पोर होगा तो अंदर का जो लिक्विड है वो भी बाहर आ जा सकता है। हमने कहा नहीं आएगा, क्यों, एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन बताई जाती है, जो कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, बट मुझे बताना था, समझाना था, इसलिए मैंने आपको बताया। न्यूक्लियर पोर है। मैंने कहा ये जो क्रोमैटिन नेट है ये कुछ और नहीं होता, बल्कि डीएनए होता है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए कहां पर जाएगा, बाहर जाएगा, राइबोसोम से क्या हो जाएगा, अटैच। जैसे ही राइबोसोम से अटैच होगा, फिर एक क्वेश्चन आएगा, सर ये राइबोसोम छोटा वाला या बड़ा, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर 70 वाला पाया जाता है, और हमारे अंदर क्या होता है, 80 वाला। कोई दिमाग लगा सकता है कि कैसे पता चला आपको कि प्रोकैरियोट का नहीं है। तो मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा बेटा, कि जो हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ये सब यूकैरियोट के अंदर होता है, प्रोकैरियोट के अंदर तो होता ही नहीं है। इसका मतलब ये राइबोसोम प्रोकैरियोट का होगा ही नहीं, तो यानी यूकैरियोट का होगा। और राइबोसोम से क्या बनेगा, प्रोटीन। वही प्रोटीन अंदर न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और जो भी काम करना है उसको करेगा, है ना। ठीक, दूसरी चीज, ये जो पोर होता है बेटा, यहां हल्के से बताता हूं, आपने देखा होगा ये पोर, तो जो न्यूक्लियर पोर है, क्या ये अंदर बाहर दोनों डायरेक्शन में काम करता है। तो मैं साइड में यही लिख देता हूं, ये जो पोर है ये बोथ डायरेक्शन, यानी ये बोथ डायरेक्शन में अलाउ करता है। कैसे करता है, दोनों डायरेक्शन में अलाउ करता है। यानी अब ध्यान समझना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बाहर कौन जा रहा है, आरएनए, अंदर कौन आ रहा है, प्रोटीन। तो यानी दोनों डायरेक्शन में काम हो रहा है, ऐसा नहीं एक। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस डायरेक्शन में अलाउ करता है, तो मैं कहूंगा अंदर और बाहर आप दोनों जगह आ जा सकते हो। तो ये पहली चीज मैंने आपको समझाया, न्यूक्लियर इनवेलप। क्या आपको समझ में आ चुका है कि न्यूक्लियर इनवेलप होता क्या है ना। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब अगली चीज की तरफ चलते हैं बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड चीज, वो आपको मैंने बताया न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं मिटाऊंगा हल्का सा, आपको पूरी चीजें नहीं, ताकि आपको यहां पर कुछ चीजें पता रहे। चलो, ताकि आपको सारी चीजें फिर से पहले से ही पता हो। चलो देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है। पहला, ताकि आपको पहले से पता हो, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, देखो ये मैंने कहा अंदर वाला जो पूरा पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो आइए बात करते हैं
प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड वाला पार्ट, और न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिएट। सबसे पहले चीज क्या होता है? पानी। मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं क्या क्या होता है इसके अंदर। पानी होता है, क्रोमैटिन नेट होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, शुगर, नाइट्रोजन बेस, एसिड, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद कुछ एंजाइम प्रेजेंट होंगे जिनका नाम होता है पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज। चलिए इसको समझते हैं वन बाय वन। चलो बेटा देखो, आपको हालांकि इतना ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है, बट हर चीज नहीं, जो जो नहीं पूछी जाएगी मैं साथ में आपको बताते चलता हूं। पहली चीज बेटा देखो, ध्यान से आपको हर चीज का रीजन बताऊंगा ताकि कोई भी चीज आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहला मैंने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, न्यूक्लियस का लिक्विड। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा लिक्विड हो सकता है जिसके अंदर पानी ना हो? तो लिक्विड का मतलब ये कि यार उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट तो पानी का होगा। तो यानी मैंने कहा यार ना चाहते हुए भी यहां पर कुछ ना कुछ पानी है, पहला। दूसरा मैंने देखा यार न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन नेट है, मैंने लिख दिया क्या? क्रोमैटिन नेट। क्रोमैटिन नेट किससे बना होता है? मैंने कहा डीएनए से, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? डीएनए। क्या डीएनए आरएनए बनाता है? इसलिए मैंने लिख दिया आरएनए। अब ये मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे की कहानी आपको हल्का सा बताता हूं। साइड में चलते हैं, कहां चले? साइड में है ही नहीं, चलो हल्का सा चलते हैं। क्या चलते हैं? देखो आपका होता है शुगर, साथ में होता है नाइट्रोजन बेस, साथ में होता है फास्फोरिक एसिड। समझो बेटा, साथ में इन दोनों को बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड, इन दोनों को बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड, और इन तीनों को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड, और क्या बनता है? न्यूक्लियिक एसिड। चलो देखते हैं, देखो ध्यान से, शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। आगे आप लोग पढ़ेंगे, अगर उसके अंदर एसिड जुड़ जाता है उसे बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियिक एसिड। तो आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियिक एसिड, तुरंत समझ जाना न्यूक्लियिक एसिड और कुछ नहीं होता, इन तीनों लोगों से मिलकर बना होता है, और न्यूक्लियिक एसिड से ही मिलकर बना होता है डीएनए बना होता है ना? डीएनए बना होता है। तो यानी आप इन सारी चीजों को लिख सकते हैं। कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं बेटा? पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फॉर्म करना, पॉलीमर ना, क्योंकि न्यूक्लियिक एसिड का ही पॉलीमर क्या होता है? डीएनए, उसको बनाने वाला। अब ये पॉलीमरेज दो टाइप के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज यानी डीएनए से क्या बना? डीएनए बना। आरएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए से आरएनए बनता है। फिर कुछ लोगों के मन में सवाल आया, सर क्या आरएनए से आरएनए नहीं बन सकता? मैं कहूंगा नहीं बेटा, आरएनए से कभी भी आरएनए नहीं बन सकता, आरएनए से आरएनए कभी नहीं बन सकता। इन चीजों को आपको ध्यान देना है। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? कोई दिक्कत किसी को? तो यहां तक मैंने आपसे पूरी बात कर ली, दो पार्ट हमारा कवर हो चुका है। न्यूक्लियर एनवेलप मैंने आपको समझा दिया है, न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना? आगे तो अब मैं थर्ड चीज की तरफ चलता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमैटिन नेट। क्या करूंगा? क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन नेट, ठीक है ना? क्रोमैटिन नेट एक बात समझना मेरी ध्यान से, क्रोमैटिन नेट क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस फिगर को मैं मिटाने वाला हूं, इस फिगर को मैं मिटाने वाला हूं। उससे पहले एक चीज खाली समझाता हूं। ये पूरा क्रोमैटिन नेट है, ये पूरा क्या बेटा? क्रोमैटिन नेट है। इस क्रोमैटिन नेट में से आपको स्टडी करना है कि व्हाट इज द क्रोमैटिन नेट। तो मैंने कहा यार इतने सारे धागे हैं, इन धागों में से मैं एक धागा ले लेता हूं। कितना धागा ले लेता हूं? एक धागा। तो यही एक धागा मैं अगले पेज पे बनाऊंगा। इस फिगर को आपको ध्यान रखना है, उसी से हमें पूरी स्टडी करना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस मैंने आपसे कहा था कि आपका क्रोमैटिन नेट होता है, आपको स्टडी करना है ना, यहां से एक क्रोमैटिन फाइबर को आप लेंगे, इसी की पूरी स्टडी करना है, इसके बारे में सारी चीजें जानना है। फिर एक लास्ट पार्ट आपका बचेगा क्या? न्यूक्लियोलस। इसको हल्का सा समझा दो, देखो कैसे न्यूक्लियोलस हम समझेंगे कैसे। ये मेरा एक बाल है, ये एक क्रोमैटिन नेट है, मैंने एक क्रोमैटिन, हालांकि एक बाल मानना, ये एक क्रोमैटिन नेट है, मेरा एक क्रोमैटिन फाइबर है ना? एक क्रोमैटिन का फाइबर है, एक बाल मेरा है। इसमें मैंने क्या लगा दिया? ग्लू लगा दिया, और फिर बाल को ऐसे ही कर दिया पूरा। अब जब मैं फिर से अपने बाल को लाऊंगा, ढेर सारे बाल इसके अंदर चिपक गए होंगे। तो इस तरीके से हम सारी चीजें समझेंगे कि न्यूक्लियोलस होता क्या है, सबसे आसान तरीके से। तो अगले पार्ट में अभी दो चीजें मैंने आपको कवर करवा दी हैं, अगले पार्ट में हम पूरा डिटेल में देखेंगे क्रोमैटिन नेट क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, सेल डिवाइड कैसे होती है। बहुत अमेजिंग चीजें आपके सामने आने वाली हैं। इस पार्ट को आप अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और एक चीज हमेशा बता देता हूं आपको,
इस चीज को पढ़ने के बाद अगर क्लास 8th 9th के अंदर भी आप लोग हैं, किसी भी 12th वाले बंदे से आप टक्कर ले सकते हैं। इस मामले में हर चीज मैंने आपको बता दी है बच्चों। हम लोगों ने पढ़ लिया था इससे पहले वाले पार्ट में, कह लो इससे पहले चीजें, कि न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं। आपका पहला न्यूक्लियर इन्वेलप होता था, दूसरा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता था, तीसरा आपका क्रोमैटिन नेट होता था, चौथा हमें पढ़ना था आपको चौथी चीज पढ़नी थी न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। तो हमने पहली 2 चीज पढ़ ली थी, पहले फिर से बता देता हूं न्यूक्लियर इन्वेलप क्या क्या होता है ताकि आपको रिकैप हो जाए थोड़ा सा। एक बाहर की मेम्ब्रेन है, एक अंदर की मेम्ब्रेन है और बीच में स्पेस है, तीनों को मिलाकर बोला गया न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है ना। सेकंड चीज हम लोगों ने पढ़ लिया न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर आपका क्रोमैटिन नेट होता था, डीएनए होता था, आरएनए होता था और उससे जुड़ी सारी चीजें होती थी। थर्ड चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, यहां से आपको बहुत मस्त चीज पता चलेगी। आप यकीन मानिएगा, इसको पढ़ने के बाद आपको अलग ही फील आएगी कि यार आज हमने क्या पढ़ा है, ठीक है ना। देखो क्रोमैटिन नेट के बारे में आपको बहुत बारीक बारीक चीजें आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं, बस ध्यान। पहला, ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बताई। पहला, ये क्रोमैटिन नेट होता था, तो कई सारा है, तो मैंने कहा यार क्रोमैटिन नेट क्या है, तो क्रोमैटिन फाइबर से बना हुआ है। तो मैंने इतने सारे, यानी जो आपके पूरा जाल था, जैसे मछली पकड़ने का जाल होता है, तो मैंने उसमें से एक धागा निकाला, तो मैंने एक धागा आपको निकाल लिया यहां से, तो एक धागा इसमें से निकाल लिया। इसे क्या बोला गया, एक क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोला गया, क्रोमैटिन फाइबर। तो ये एक क्रोमैटिन है और क्रोमैटिन फाइबर, तो ये कुछ और नहीं डीएनए है। तो इसका मतलब एक क्रोमैटिन एक डीएनए के बराबर होता है, एक डीएनए होता है। चलो आओ उसके पहले कुछ चीजें समझते हैं। हमारी ह्यूमन की सेल है, हमारे अंदर क्या होती है, सेल होती है बेटा, हमारे अंदर क्या होती है, सेल है, सबको पता है। उस एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है 2.2 मीटर का होता है। कितना होता है, 2.2 मीटर। मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था, पढ़ाते वक्त प्रोकैरियोट यूकैरियोट, कि हमारी सेल के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए होता है। फिर कुछ बच्चों का सवाल आया कि इतना बड़ा डीएनए, इतनी पिद्दी भर की सेल है, पिद्दू भर की सेल, इसके अंदर आता कैसे है। एक मस्त सा एग्जांपल मैंने आपको समझाया, बहुत मस्त सा एग्जांपल समझाया, ठीक है ना। आपने पतंग उड़ाया होगा, ऐसे बहुत सारे धागे होते हैं, लंबे लंबे धागे होते हैं, पतंग है ना, धागे होते हैं। जब आप पतंग उड़ाते हो तो एक आपके पास क्या होती है, चरखी होती है। चरखी होती है, क्या आप चरखी पे लपेट देते हो अच्छे तरीके से पूरा, मतलब सोचो कई किलोमीटर का धागा, कई किलोमीटर तक का, जो आप इतनी ऊंची ऊंची पतंग उड़ाते हो, उसका धागा एक छोटी सी चरखी के अंदर आ जाता है। बहुत ज्यादा इतनी बड़ी या इससे थोड़ा सा बड़ी, इस चरखी के अंदर आ जाता है, पूरा का पूरा धागा लपेट जाता है। इसी तरीके से ये 2.2 मीटर का डीएनए जो होता है, उसको एक प्रोटीन होती है हिस्टोन, मैंने तब भी बताया था, फिर बताऊंगा। हिस्टोन प्रोटीन उसको पैक कर देती है। कैसे पैक करती है, ये मैंने कहा यार ये हिस्टोन प्रोटीन है, मैंने मान लिया ये पूरा हिस्टोन प्रोटीन है, उसके अंदर ऐसे ऐसे डीएनए पूरा लपेटा होता है, अच्छे तरीके से पूरा डीएनए लपेटा होता है और पूरा, इसे बोला था हिस्टोन प्रोटीन, यानी पैकिंग का काम करती है यूकैरियोट के अंदर। चलो देखते हैं, ये जो 2.2 मीटर का डीएनए होता है, इसको 46 पार्ट में डिवाइड होता है, ये पूरा उसी के अंदर होता है, यानी 46 पार्ट में ये फैला हुआ होता है, पूरा का पूरा डीएनए 46 पार्ट में फैला हुआ है, छोटे छोटे पार्ट में। उसको हमने बोला सेगमेंट। तो कितने सेगमेंट हैं, 46 सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट को हमने क्या बोला, क्रोमैटिन फाइबर। एक सेगमेंट को क्या बोला हमने, क्रोमैटिन फाइबर, यानी एक सेल के अंदर 46 क्रोमैटिन फाइबर होते हैं। बट कुछ बच्चों का सवाल आया, सर हम लोगों ने तो पढ़ा है, जो और बच्चे 46 क्रोमोसोम होते हैं, मैं कहां कह रहा हूं, मना कर रहा हूं कि नहीं होते हैं। तो मैं एक बात यहां आपको और बता देता हूं, ये जो आपका क्रोमैटिन फाइबर होता है, ये क्रोमैटिन फाइबर ही क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमैटिन फाइबर ही क्रोमोसोम होता है। बट कब, सेल डिवीजन। कब होता है बेटा, सेल डिवीजन। मैंने आपको बताया है कि हम हर एक बारीक से बारीक चीज को पढ़ेंगे, हर चीज आपको बताएंगे, कोई चीज आपसे नहीं छूटेगी। क्रोमोसोम, हालांकि आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि इसी को हम लोग सीधा क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अरे नहीं बेटा, क्रोमोसोम पे मैं पूरा अलग से एक पार्ट बनाऊंगा, ठीक है ना, कल तक परसों तक वो आ जाएगा, क्रोमैटिन क्रोमोसोम। बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि यही क्रोमैटिन फाइबर से ही क्या बनता है, यानी यही क्रोमोसोम होता है। बट फर्क क्या होता है, जब सेल डिवाइड होती है तभी क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम होता है, बट आपको जब सेल डिवाइड होगा तब ये पढ़ाया जाएगा कि ये ऐसा ऐसा होता है। कोई दिक्कत यहां तक, चलो नहीं आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपसे एक चीज आपसे कहा जा रहा है, मेरी बात को बताना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पेपर में दे सकता हूं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको पूछा जा सकता है, बट इतना दिमाग कोई लगाता नहीं है कि एक क्रोमैटिन फाइबर, मैंने कहा यार एक करो, ये एक करो, मैं यहां लिखता हूं ताकि आपको फिर मिटा दूंगा। एक क्रोमैटिन फाइबर के अंदर 2.2 मीटर डीएनए होता है। क्या बात सही है, क्या ये बात सही है कि एक क्रोमैटिन फाइबर के अंदर 2.2 मीटर डीएनए होता है? बिल्कुल बेटा गलत, बल्कि 46 के अंदर क्या होता है, 2.2 मीटर। मैंने कहा ना कि पूरा का पूरा डीएनए
46 सेगमेंट के अंदर फैला हुआ है। तो 46 क्रोमैटिन फाइबर के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए होता है। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। आगे बढ़ते हैं, चलो इन चीजों को मिटाते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। इस सेगमेंट को भी मिटाते हैं, कोई दिक्कत ना हो। ह्यूमन सेल फाइबर डीएनए यहां तक। चलो अब स्टडी करते हैं कि ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, कैसे कैसे आया। तो क्या अभी तक आपको पता चल गया कि ये जो क्रोमैटिन होता है कुछ और नहीं होता है बल्कि डीएनए होता है। क्या डीएनए को पैक किया जाता है, यानी डीएनए को जब आपने पैक किया होगा तो हिस्टोन प्रोटीन से पैक किया होगा। तो यानी आपका जो क्रोमैटिन फाइबर है या क्रोमैटिन है वो डीएनए और हिस्टोन से बना होता है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। चलो एक और चीज बेटा मैंने आपसे बोला था, डीएनए क्या बनाता है? आरएनए। आरएनए क्या होता है? राइबोसोम से अटैच होता है, ठीक है ना। तो आपने ये जो आपने क्रोमैटिन उठाया, यहां से जो क्रोमैटिन उठाया वो क्रोमैटिन सोया नहीं था, वो काम कर रहा था। समझो बात को, वो क्रोमैटिन क्या कर रहा था बेटा? काम कर रहा था। अगर क्रोमैटिन काम कर रहा था, अगर क्रोमैटिन काम कर रहा था, यानी डीएनए से क्या बन रहा था? आरएनए। बेटा डीएनए से क्या बन रहा था? आरएनए। तो मैंने कहा यार आपने जो क्रोमैटिन उठाया था उस डीएनए से क्या बन रहा था? आरएनए, ठीक है। जो आरएनए, बात को समझना मेरी बहुत ध्यान से, जो आरएनए बन चुका होगा, बात समझो, जो आरएनए बन चुका होगा वो आरएनए इस न्यूक्लियर पोर से जा चुका होगा। जो आरएनए बन चुका होगा वो यहां से यहां भाग चुका होगा। लेकिन अभी जो आरएनए बना नहीं है पूरे तरीके से, क्या उससे अटैच होगा? क्या जो आरएनए अभी पूरा का पूरा बना नहीं होगा क्या वो अटैच होगा? यानी मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि यानी अभी इसके अंदर क्या है? आरएनए है, और आरएनए के साथ जो प्रोटीन जुड़ी होगी वो क्या होगी? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या होगा बेटा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होगी। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत यहां से? नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होगी। कुछ बच्चे सवाल करते हैं सर ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? बेटा सिलेबस के अंदर नहीं है, बट कैसे? हिस्टोन के अलावा जो भी प्रोटीन काम करती है उसके अंदर, हिस्टोन के अलावा जो भी अदर प्रोटीन्स हैं उनका नाम क्या दे दिया? नॉन हिस्टोन। सिंपल सी बात है। तो हिस्टोन के अलावा वाली प्रोटीन। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो अगली कुछ चीजों की तरफ चलते हैं। देखो मैं इसलिए आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। पहली चीज मैंने आपको बेटा बोला कि भाई व्हाट इज द डीएनए। डीएनए क्या होता है? सबको इसका पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सबको पता होता है कि भाई डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बताया था बेटा यहां क्या होता है? एसिड होता है। यानी डीएनए सेकंड क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। क्यों? ड्यू टू फॉस्फेट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपसे पूछा भी जाएगा, आपसे पूछा भी जाएगा कि किसकी वजह से निगेटिव चार्ज होता है? फॉस्फेट की वजह से निगेटिव चार्ज होता है। आगे आप जाके पढ़ोगे फॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी आपका जो एसिड होता है H3PO4 है ना, क्या होता है? आई थिंक H3PO4 ये इसका स्ट्रक्चर आता है। देखें T11O OH OH ऐसे करके कोई स्ट्रक्चर आता है, 3 हाइड्रोजन PO4 ऐसे करके। अगर स्ट्रक्चर गलत हो उसके लिए अगर सॉरी, बट एग्जैक्ट नहीं पता स्ट्रक्चर अभी मेरा, है ना, बट आई थिंक यही होता है ना, मोर एक्यूरेट यही होता है। देखो ये जो आपका क्या होता है, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। OH के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। एक तो लिखने का तरीका है, दूसरा लिखने का तरीका ये है ये फास्फोरिक एसिड होता है PO4-3, यानी इसके ऊपर भी कैसा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। तो यानी एसिड की वजह से, एसिड की वजह से या फॉस्फेट की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, इसको समझना, यही हमारे काम का है, स्टैंड बाई बेसिक डाई। पहले बात समझो, चलो ध्यान से समझते हैं इसको कि भाई डीएनए को आपको देखना है, डीएनए को आपको देखना है। तो आप कभी भी देखो एक्सपेरिमेंट करते हो, ओनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट करते हो या कोई भी एक्सपेरिमेंट आप सेल का जो करते हो उसके ऊपर आप मेथाइलिन ब्लू या सैफ्रानिन नाम का सॉल्यूशन डालते हो। कोई ब्लू होता है, कोई पिंक कलर का होता है। क्यों? ताकि माइक्रोस्कोप में आपको अच्छे से दिख सके। इसी तरीके से न्यूक्लियस को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डीएनए को देखने के लिए कलर करते हैं। स्टेन करने का मतलब क्या होता है? कलर करना, कलर करना उसको, यानी कोई चीज डालना। तो डाई का मतलब ही क्या होता है? कलरिंग सब्सटेंस। तो यानी कौन सी डाई डालते हैं? बेसिक। निगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर बेसिक डाई डाली जाती है। अब कुछ सोचो, अगर आपने इसके अंदर बेसिक डाई डाला, अगर आपने इसके अंदर बेसिक डाई डाला, कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां पर कलर ज्यादा लग जाते हैं, कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां पर कलर कम लगते हैं। उसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखो मैंने कहा यार ये वाला जो रीजन था, ये वाला, ये जो पूरा रीजन था क्या, कौन सा? क्या ये डार्क स्टेन है? यानी इसके अंदर कलर ज्यादा लग गया। ये कौन सा स्टेन है बेटा? डार्क स्टेन है। और डार्क स्टेन है इसलिए इसको क्या बोला गया? हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोला गया? हेट्रोक्रोमेटिन।
कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्चुअल चीज बिल्कुल बता रहा हूं आपको। देखो ये डार्क स्टेन है, डार्क स्टेन का मतलब यहां पर ज्यादा डाई लगी होगी, ज्यादा कलर लगा होगा, इसलिए इसका नाम मैंने क्या दिया, इसका नाम मैंने क्या दिया, मतलब लिखा गया हेट्रोक्रोमेटिन नाम दिया गया ना, पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा, देखो अब खुद सोचो डार्क कलर कैसे लगा होगा। अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं पूरा, डीएनए को इसने पैक किया हिस्टोन, इसका मतलब है यहां पर ज्यादा डीएनए पैक होगा, यहां पर ज्यादा डीएनए पैक होगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं टाइटली पैक्ड डीएनए? क्या यहां पर कोई दिक्कत? यहां पर ज्यादा डीएनए पैक होगा, ज्यादा स्टेन लेगा, इसलिए इसका आया है डार्क स्टेन, और नाम क्या दिया गया है आपका, हेट्रोक्रोमेटिन। ये वाला कैसा है बेटा, लाइटली, कैसा स्टेन है, लाइटली स्टेन है, इसका नाम दिया गया यूक्रोमेटिन। क्या नाम दिया गया, यूक्रोमेटिन, यानी ये लूजली पैक्ड होगा। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, हालांकि आगे आती जाएंगी, है ना, और भी आगे क्लासेस में आती जाएंगी। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिर से मैं रिकैप आपको करवा देता हूं, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो बेटा, ये क्रोमेटिन नेट था, आपसे पूछा गया क्रोमेटिन नेट का एक फाइबर निकालो, मैंने उसको निकाला क्रोमेटिन फाइबर, जो कि कुछ और नहीं होता, डीएनए होता है। डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन आती है, मैंने कहा डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन लगा दो साथ में। डीएनए को, जब डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, यहां पर आरएनए भी होगा, तो साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी। डीएनए निगेटिव होता है, इसलिए हम बेसिक डाई से इसको कलर करते हैं ताकि आसानी के साथ देख सकें। कई बार आता है कलरिंग किसने किया था, तो आई थिंक फ्लेमिंग ने कलरिंग किया था, आप देख सकते हो फ्लेमिंग ने किया था ना। चलो, आप जब स्टेन करते हो, कलर लगाते हो, कई जगह ज्यादा कलर लग जाता है, क्यों लग जाता है, वहां पर ज्यादा डीएनए होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे डीएनए, तो उसको मैंने नाम दिया हेट्रोक्रोमेटिन। तो यहां तक पूरी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो एक छोटी छोटी बातें आपसे कर लेते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, है ना, छोटी बट बड़ी बातें, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। फिर हम अपना लास्ट पोर्शन समझते हैं, और वो पोर्शन क्या होगा बेटा, सोचो जरा, न्यूक्लियोलस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। चलो आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं। पहला, डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, ठीक है ना, और साथ में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। मैं तीनों चीजें आपको वन बाय वन बताता हूं कि आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चे 12th कर लेते हैं, नीट की तैयारी भी करने लग जाते हैं, तब भी इन चीजों में उलझे रहते हैं यार, तीनों में सर ठीक है सब सेम है सेम है, ऐसा कुछ नहीं। देखो ध्यान से, हम कब क्या कहेंगे उसके बारे में बात करते हैं बेटा। देखो आपसे एक बात की गई कि आपका जो डीएनए होता है, डीएनए, डीएनए क्या हो, किससे मिलकर बना होता है, शुगर, मैंने कहा शुगर से, नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है, और साथ में क्या होता है, एसिड होता है। मैंने कहा हाँ यार, ये तो क्या होता है, डीएनए होता है। अच्छा डीएनए होता है, यानी सिर्फ क्या होता है, अगर इतनी चीजें डीएनए है। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, ये लोग तो होते ही हैं। क्रोमैटिन क्या होता है बेटा, डीएनए तो होता है, साथ में कौन होता है, हिस्टोन, साथ में बेटा कौन होता है, हिस्टोन होता है, आरएनए होता है, और नॉन हिस्टोन होता है, नॉन हिस्टोन होता है। ये क्या हो जाता है, तो अगर सिर्फ ये लोग हैं तो ये डीएनए हो जाएगा। अगर डीएनए के साथ हिस्टोन जुड़ गया, आरएनए नॉन हिस्टोन, यानी डीएनए में सिंपल है, अगर हिस्टोन जुड़ गया, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, आप क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत? चलो, यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं डीएनए की पैकिंग करवा दूं, अगर मैं डीएनए की पैकिंग करवा दूं किससे, हिस्टोन से, क्या वो क्रोमैटिन हो जाता है? बिल्कुल वो क्रोमैटिन हो जाता है। कोई दिक्कत यहां पर? चलो, फिर क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? मैं कहूंगा यार कुछ नहीं, क्रोमैटिन ही क्रोमोसोम होता है, बट कब, सेल डिवीजन, बट कब, सेल डिवीजन में, यानी जब सेल डिवाइड हो रही होगी, जब सेल डिवाइड हो रही होगी, यही क्रोमैटिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कहलाएगा। और इसकी स्टडी हम लोग आराम से करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं। चलो अगली लास्ट चीज की तरफ चलते हैं बेटा, और वो होता है न्यूक्लियोलस। उसके बाद आपका पूरा खेल ये वाला खत्म और पैसा हजम। चलो इसको समझते हैं, बहुत इजी तरीके से समझते हैं कि एक्चुअल में न्यूक्लियोलस होता क्या है। न्यूक्लियोलस होता क्या है, चलो वन बाय वन। ये मेरा एक धागा है, ये मेरा एक फाइबर है, ये मेरा एक फाइबर है। समझो बेटा बहुत ध्यान से इस बात को, एक बात को समझ लो, आपको पूरा का पूरा न्यूक्लियोलस समझ में आ जाएगा। पहली चीज क्या है, देखो मैंने अगर जो न्यूक्लियोलस होता है, ये क्रोमैटिन फाइबर मैंने लिया, क्या लिया बेटा, एक क्रोमैटिन फाइबर लिया, एक क्रोमैटिन सिंबल, एक क्रोमैटिन फाइबर मैंने लिया, ठीक है, तोड़ना नहीं है। चलो मैं अपने एक बाल लेता हूं, हालांकि आपको दिखेगा नहीं, बट समझना मेरे बात को, ग्लू है नहीं मेरे पास, ठीक है ना। चलो ये मैंने अपना एक बाल लिया, आपको जूम कर देता हूं, ये देखो, ये मैंने आपको अपना एक बाल आपके सामने लिया, मैंने लिया, ठीक है। ये मेरा एक क्रोमैटिन फाइबर, ये क्या है, एक क्रोमैटिन फाइबर है।
अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ग्लू लगा दिया, हालांकि मेरे पास ग्लू है नहीं यहां पर, बट मान लो ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा दिया, और ग्लू लगाने के बाद मैंने क्या कर दिया, इस बाल को ऐसे पूरा अपना फैला दिया। अब थोड़ी देर के बाद जब मैं बाल निकालूंगा, क्या ढेर सारे बाल मेरे यहां पर चिपक गए होंगे? क्या मेरे ढेर सारे बाल आसपास के भी इससे चिपक गए होंगे? हाँ, चिपक गए होंगे। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। कोई दिक्कत? आइए इसको अपने मन से समझते हैं। इधर देखो, ये आपका क्रोमैटिन फाइबर होता है, और क्रोमैटिन फाइबर पे यहां पर प्रेजेंट होता है ग्लू, और उस ग्लू का नाम देते हैं NOR। पढ़ेंगे डिटेल में। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है ना? अब खुद सोचो, जैसे ही ये ग्लू, मान क्या माना? ग्लू। तो सारे के सारे, ये मैंने कहा यार एक न्यूक्लियर मेरा ये था, ये है, ये मेरा था, ये अपना वाला था। अब इससे आके बहुत सारे आपके फाइबर जुड़ जाते हैं, यानी बहुत सारे फाइबर आपके आके जुड़ जाएंगे। अब इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियोलस बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये ग्लू सब पे होगा? क्या ये ग्लू, दिमाग लगाओ अपना, क्या ये ग्लू सब पे होगा? नहीं, क्योंकि अगर सब पे होगा तो जोड़ेगा किसको? अगर ये ग्लू सबके ऊपर होगा तो जोड़ेगा किसको? इसका मतलब ये जो NOR होता है ये सबके ऊपर नहीं होता, बल्कि कुछ पोजीशन पे होता है, कुछ क्रोमोसोम पे होता है, कुछ क्रोमैटिन फाइबर पे होता है। मैं नाम दे देता हूं, हालांकि हम पढ़ेंगे 13, 14, 15, 21, 22। जिसको ना समझ आएगा, जिसको अभी ये 5 ना समझ में आएगा, सिलेबस में नहीं है, जिसको ना समझ में आएगा कोई मसला नहीं, हम पढ़ने जाएंगे जब जैसे ही अगले लेक्चर में क्रोमोसोम पढ़ाऊंगा, पूरी बातें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी कि इनका क्या मतलब होता है, NOR का क्या मतलब होता है, हमने क्या नाम दिया, सब कुछ आएगा। बट हर चीज, मेरे टीचर हमेशा कहा करते थे अच्छे से पढ़ो बट आगे मत भागो। अब यही बहुत सारे लोग पूछने लगे सर बताओ बताओ बताओ, नहीं, जब वो चीज आएगी पेशेंस रखिए, पूरी चीज क्लियर होगी, जैसा कि अभी तक क्लियर हुआ है। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? तो मैंने कहा ये न्यूक्लियोलस होता है, और ये क्या बनाता है? rRNA। rRNA। फिर कहेंगे सर ये rRNA क्या है? मैं कहूंगा यार RNA 3 टाइप के होते हैं। RNA जब आप स्टडी करोगे 3 टाइप के होंगे, rRNA, mRNA, tRNA। RMT सबके अपने अपने काम होते हैं। इससे क्या बनता है? राइबोसोम। इससे क्या बनता है? राइबोसोम। और इससे क्या बनता है बेटा? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो खुद बताओ, ये राइबोसोम कौन सा वाला होगा? 70 या 80? 70 वाला होगा या 80? मैं कहूंगा 70 वाला नहीं होगा, 80 वाला होगा। कोई बता सकता है? क्या कोई कमेंट के अंदर बता सकता है कि 80 वाला मैंने क्यों कहा? टाइम दे रहा हूं, बताओ। नहीं आता। चलो फिर बात करता हूं बेटा, प्रोकैरियोट के अंदर 70 वाला होता है, पहले ही मैंने बताया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जब बात करेंगे, न्यूक्लियोलस की बात करेंगे, ये सब प्रोकैरियोट में होता ही नहीं। इसका मतलब जब मैं ये बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? यूकैरियोटिक सेल की, तो 80 वाला होगा। सिंपल सी बात है, चलो अब यहां से लास्ट चीज, ये न्यूक्लियोलस आपका खत्म हो गया। एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी देती है, एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी देती है, उसको आप समझो, उसको आप समझो। एक सेल ऐसी है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, चलो एक सेल ऐसी है, एक सेल ऐसी, यहां अब लिखता हूं साइट ऑफ RNA सिंथेसिस, है ना? सिंथेसिस समझो। एक एनसीईआरटी लिखती है, क्वेश्चन उसके ऊपर ही आता है। वो क्या लिखती है एनसीईआरटी? मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं आपको। देखो, न्यूक्लियोलस का काम क्या है? rRNA बनाना। rRNA का काम क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम से क्या बनता है? प्रोटीन बनती है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि न्यूक्लियोलस ही प्रोटीन बनाती है? सही बात है, वही बनाता है, पहली चीज। अच्छा, एक बार ऑप्शन में आया था, आई थिंक 2013 में क्वेश्चन आया था, और उसमें यह दिया था प्रोटीन कहां पर बनती है, तो वहां पर न्यूक्लियोलस नहीं दिया था। क्या न्यूक्लियस सही होगा? हाँ, क्योंकि न्यूक्लियोलस किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस। तो अगर आपके ऑप्शन में न्यूक्लियोलस नहीं है, क्या ऑप्शन दोगे? न्यूक्लियस ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना? दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा। अगर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों रहे तो ऑप्शन कौन जाएगा? न्यूक्लियोलस मोर एक्यूरेट, है ना? क्योंकि और भी चीज है। बट अगर न्यूक्लियोलस ऑप्शन ना रहे तो न्यूक्लियस ऑप्शन जाएगा पहला। तो मैं सेल ये है कि कोई एक ऐसी सेल है जो प्रोटीन ज्यादा बनाती है, कोई एक ऐसी सेल है जो प्रोटीन ज्यादा बनाती है, एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस, ये वर्ड यूज होगा, एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो उसमें न्यूक्लियस क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है कि जो आपका न्यूक्लियोलस होना चाहिए बेटा, न्यूक्लियोलस ही बनाता है, तो जो न्यूक्लियोलस होना चाहिए क्या होना चाहिए? मोर, ज्यादा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपका? लार्ज। बड़ा न्यूक्लियोलस होना चाहिए
और ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ज्यादा प्रोटीन बनेगी। क्या यहां तक मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया है? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ चुका है? ठीक है ना। तो और भी चीजें होती हैं बट हमारे काम की नहीं है। तो ये मैंने पूरी चीज आपको बताई, आप फिर से स्टडी कर सकते हो पूरा अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीजें, अगले पार्ट की तरफ आते हैं और वो पार्ट क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। उसके बाद उसके बारे में हल्का सा बता देता हूं ताकि आपको आगे चीजें क्लियर रहे, हमें पढ़ना क्या है। चलो, जैसे देखो ये मैंने कहा यार, ये अपना क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर होता है। ये अपना डीएनए होता है। क्या होता है बेटा? डीएनए होता है। डीएनए डीएनए थोड़ा सा कंडेंस हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, क्या बन जाता है? क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है। इसी को और कंडेंस कर दो, और कंडेंस कर दो, क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। तो ये सारी स्टडी हम लोग करने वाले हैं। एक अलग पार्ट आएगा आपके क्या, क्रोमोसोम का, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्ट को भी आप शेयर करिएगा। और फिर मैंने आपसे कहा, इतना पढ़ने के बाद आप किसी से भी टक्कर ले सकते हैं। कोई भी सेल का क्वेश्चन यानी न्यूक्लियस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।